कंपीटिंग पावर्स जो ये हैं आपस में उलझते रह गए उसी की वजह से, और उसका फायदा अमेरिका ने उठाया है मेरे हिसाब से। दिक्कत यहाँ पे है कि गोल पोस्ट हमेशा चेंज होते रहे। अगर आप देखिए, अमेरिका को बुलाया किसने? अमेरिका को इन गल्फ अरब के और देशों ने ही उसको मौका दिया अपने यहाँ बेस खोलने का। क्योंकि एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, एक वाकया हुआ था जब कतर को जो वहां के क्वार्टरेट थे उसमें बेसिकली सऊदी, इजिप्ट, बहरीन और बहरीन और यूएई, इन चारों ने कतर का ब्लॉकेट किया था 2016 से 2021 के बीच में। मैं जी। उस एरिया में उस समय रहता था, मैं उसका विटनेस हूं। हम्म। और उसमें सिया सुन्नी की कोई बात नहीं थी। कतर एक बहुत छोटा सा देश, हम्म। बट बहुत ही पर कैपिटा उनकी इनकम अगर देखी जाए तो वर्ल्ड में मुझे लगता है दूसरे या तीसरे नंबर पे थी। हम्म। अभी थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ होगा। तो हम्म। ये इनके आपस में अंतर विरोध इतने हैं। मुझे लगता है टोपी की लड़ाई, पगड़ी की लड़ाई ज्यादा है बनिस्बत की यहाँ पे वो ओह। सिया सुन्नी का, मेरे हिसाब से। हम्म। हम्म। तो इस द्वंद्व में ये सारे पिसते जा रहे हैं। वहां पे सिया की अगर बात की जाए तो बहरीन को छोड़ के गल्फ अरब देशों में और किसी के पास वो डोमिनेंस नहीं है। सिया बहरीन में ज्यादा है, कतर सऊदी वगैरह में कंपैरेटिवली कम है। जी। तो बेसिकली डोमिनेंस की लड़ाई है, और उसकी वजह से अमेरिका को यहाँ मौका मिला और उस मौके को उसने गवारा नहीं समझा। उसके अलावा जो उसको ऑयल एंड गैस की, पेट्रो की जरूरत तो सबको थी, डेवलपमेंट के लिए वो नेसेसिटी है। और थैंकफुली अरब अरब देशों के पास चूंकि वो विरासत में मिली और उनके पास अकूत मिला, अमेरिका की उनको जरूरत रही क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना तो ऑयल निकालना मुश्किल था। हम्म। अमेरिका अपना दबदबा बढ़ाता गया, इनको डॉलर का यूज कीजिए और तेल के नाम पे सिक्योरिटी देंगे, इस तरह से ये सारी चीजें आगे बढ़ी हैं। हम्म। और उसका परिणाम आज ये है कि डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की है, अमेरिका एक व्यापारी की तरह इनको जो कहते हैं ना चेस का गेम, अलग हम्म। अलग मोहरे की तरह यूज करता है और हम्म। अपना फायदा उठा रहा है। लेकिन सर इतने सालों में भी कुछ बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि कई रिजीम बदल गए, कई नेता बदल गए, कई उनके रहनुमा बदल गए, हालात ना बदले। जो हालात तब थे वो आज भी वैसे ही हैं, और जैसे पाशा जी ने कहा, हालात बदलने के भी आसार नहीं है। बिल्कुल, हालात बदलने के आसार इसलिए नहीं है कि उनके एम्बिशन बढ़ते गए। जो न्यू जनरेशन हम्म। आई है, चाहे वो हम्म। MBZ हो या जो यूएई के शासक हैं हमारे, इन सबों के अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और इन सब का हर कोई चाहता है। आप आज देख लीजिए, ब्रिटेन का एग्जाम्पल लीजिए। हम्म। ब्रिटेन में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अरब देशों का लगा हुआ है, चाहे उनके फुटबॉल के क्लब्स हो, उनके यू नेम इट, जितने बड़े हम्म। बड़े स्पोर्ट्स के हैं या और भी मॉल्स हैं। जैसे हैरोड्स की बात की जाए अगर इंग्लैंड में, ओन्ड बाई कतर, बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स जो हैं पूरी दुनिया के, आप देखिए रोनाल्डो आके सऊदी अरब में रह रहा है। तो ये सारी चीजें अब बहुत चेंज हुई है। जो नए लीडर्स आए हैं उनकी सोच अलग है, उनके पास अकूत पैसा है। ये वीकेंड में ये जाते हैं अमेरिका और इंग्लैंड में जाके शॉपिंग करते हैं। तो इनके लिए धर्म से ज्यादा अपनी कुर्सी बचाना। और हम्म। आप देखिए ऑरेंज रिवॉल्यूशन भी इस एरिया में अरब में हुआ था। उस समय भी इनको जो यहाँ के जो राजशाही हम्म। है उन पे खतरा था, उसको इन्होंने कंट्रोल किया। और उसमें अमेरिका का ठीक है। बहुत बड़ा ठीक है। सपोर्ट, यूरोप का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। ठीक है। ठीक है। अब लेकिन अब मैं एसके मालिक जी इस बात को ज़रा समझाइएगा। माफ़ी के साथ मैंने आपको पहले रोक दिया था, आप उस बात को भी पूरा कीजिएगा। लेकिन इस पूरे मिडिल ईस्ट के तनाव में तीन ध्रुव हैं। एक हो जाता है अरब देश, दूसरा हो जाता है इजराइल, तीसरा हो जाता है ईरान। और तीनों की ही चाहे बात जाति हो, धर्म हो, ये प्रायोरिटीज़ हो, वो बहुत ज़्यादा डिफर है। लेकिन एक बात कॉमन होती है, खासतौर से उनकी एक ये कहा जाए सभ्यता, जो जिसे एक तरह से वो मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अदावत बहुत पुरानी हो जाती है, और यही धर्म उनके लिए एक तरह से बड़ा हथियार है। नैना जी देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा इस तरह से सिंप्लीफाई करना चाहूंगा कि जो ऑब्जेक्टिव हैं सभी कंट्रीज के वो हैं बड़े। उन ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए लोग धर्म का इस्तेमाल करते रहे हैं। जब जब इन्हें लगता है कि हम पिछड़ गए या यूनाइट करने की जरूरत पड़ती है तो ये धर्म को आगे ले आते हैं। असलियत कहानी वही है जो अभी वक्ता बता रहे थे या पाशा साहब बता रहे थे। सारी कहानी इकोनॉमिक्स की है, चौधरी बनने की है,
लेकिन इस्लाम का चौगा ये तब पहनते हैं, इस्लामी होने के बावजूद ये सिया सुन्नी का खेल भी खेलते हैं, ये तब खेलते हैं जब ये इनको लगता है कि कोई फॉल्ट लाइन डेवलप हो गई है और उसको पाटना जरूरी है, लोगों को उस पर लाना जरूरी है। देखिए आम जनता होती है, किसी चाहे ईरान हो या कोई और देश हो, आम जनता फॉलो करती है रिजीम को, वहां का जो एस्टेब्लिशमेंट होता है, वहां के जो हेड ऑफ द स्टेट्स होते हैं, और या ये कह लीजिए उनको फॉलो करना उनकी मजबूरी होती है, क्योंकि वो वहां पे उनको उस देश में रहना होता है नागरिक बनकर। धर्म का हमेशा से इस्तेमाल होता हुआ है। आप हिंदुस्तान का एग्जाम्पल है, जब चंगेज खान ने आके सतलुज के किनारे पे रुक गए थे, वो भी तो धर्म के कारण इसमें आए थे। उसके बाद आए थे अपने जो दूसरे अटैकर्स आए थे, सबके सब धर्म के नाम पे लोगों को यूनाइट करते थे। और एक तरह से देखा जाए, जो आप वक्ता कह रहे थे, यस, फूट डालने की कोशिश करते थे। फूट डालना कोई अंग्रेजों ने नहीं सिखाया, अंग्रेजों ने उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से किया। फूट यूटिलाइजेशन अच्छे से कर लिया, उसका फायदा उठा लिया उन्होंने। जी जी, सारा खेल ये है कि देखिए, चलो मैं अरब इजराइल पे यहाँ पे फोकस हो जाता हूँ। आप जा सारा खेल ये है कि चूंकि 79 के बाद से 79 के पहले से जो इजराइल का टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्ट ईरान के अंदर बहुत था, उनकी इकोनॉमिकली उनके बहुत आदान प्रदान थे, बहुत योगदान था। 79 में जो रिजीम चेंज हुआ, रिजीम का मतलब है मेंटेलिटी चेंज हुई, पॉलिसी चेंज हुई। जो पॉलिसी चेंज हुई, उन्होंने इजराइल को टारगेट बनाया धर्म के आधार पर, यहूदी होने के आधार पर, क्योंकि इस आधार पे वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज को भी उस माला के अंदर ला सकते थे, माला के अंदर पिरो सकते थे। और पिरोया भी। सच पूछिए तो फिलिस्तीन की चिंता तो किसी को है नहीं। जो सब बोलते हैं कि फिलिस्तीन फिलिस्तीन, हमारा मुल्क है पाकिस्तान देख लो, 25-30 हजार जाके वहां पर मुसलमानों को मार के आ गया। जब जिया उल हक यहाँ के ब्रिगेड कमांडर हुआ करते थे और उनकी नेतृत्व में सेना गई थी वहां पर इजराइल के एरिया में, तो उन्होंने फिलिस्तीन को मार दिया। आज तक कोई उनको 2 आदमी को रखने के लिए तैयार नहीं है। और पूरे दुनिया में फिलिस्तीन का नाम लेके उनको आगे करके, उनको ढाल बना के और उनका हथियार बना के, और उसके देखा जाए उसकी पूरी रोटियां खा रहा है पूरा जगत। सारी कहानी तेल, एनर्जी रिसोर्सेज, चौधराहट की है। चौधराहट जहां मुस्लिम उम्मा के अंदर आती है, टर्की चुपचाप इसलिए बैठा रहता है कि ऑटोमन एम्पायर। लेकिन मलिक सर, ये जो चौधराहट या ये जो पूरा रिजीम की बात है, हमने देखा खासतौर से मिडिल ईस्ट में जो तनाव और लड़ाई वो प्रॉक्सीज के बीच में ज्यादा चल रही होती है। दोनों आपस में कभी बहुत आमने सामने की लड़ाई में नहीं रहे। ईरान ने उन प्रॉक्सीज को क्रिएट किया और उसके माध्यम से जमकर तबाही मचाई। वंडरफुल नैना जी, वंडरफुल। देखिए, ये कहानी भी फिलिस्तीन के एरिया से शुरू हुई है। जो प्रॉक्सीज का जो जनरेशन है, प्रॉक्सीज को पैदा करो, प्रॉक्सीज को हवा पानी दीजिए, खाद डालिए, पैसा दीजिए, तो आप इससे तो सुंदर कोई बात नहीं हो सकती। आपकी लड़ाई, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके जो कहने का मतलब जो आप चाह रहे हैं, उसको कोई और पूरा कर रहा है और आप सिर्फ बैठे हो। और कभी कभी इंटरनेशनल फोरम पे जब आपको हाथ छाड़ने का मौका मिलता है, आप जानते तो जी वो तो आतंकवादी कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे। देखिए, हाँ, ये जग जाहिर है, कार्ड आ जाता है जी, बिल्कुल आ जाता है, बिल्कुल विक्टिम खेलते हैं। और ये इनके ऑब्जेक्टिव को सूट करता है। कारण ये है, अपनी रेगुलर आर्मी को बचाइए, अपनी रेगुलर एयरफोर्स को बचाइए, नेवल एसेट्स को बचाइए, अपने पूरे कंट्री को बचा कर रखिए, ना ही वहां के आपके नागरिक इन्वॉल्व है डायरेक्टली। तो आपने क्या किया है, जो ग्रुप्स इन्वॉल्व किए हैं, ग्रुप्स के माध्यम से पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया पिछले 50 साल तक, अभी आप लगाम लगा के बैठे हैं। तो प्रॉब्लम यहां है कि क्योंकि ये जो प्रॉक्सीज होते हैं ना मैम, ये होते सुपारी किलर्स। इनको किसी से दया मोहब्बत नहीं है, ना ही ये किसी, इनको तो धर्म के नाम पे भड़का के आगे कर दिया जाता है। आपकी बात पे शायद सूरतवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात पे शायद वो सहमत नहीं है। सूरतवाल जी का मैं रिएक्शन लेना चाह रही हूँ मलिक जी की सवाल का। जी, मैं बिल्कुल एक पॉइंट कहना चाह रहा था। असल में मैं आपके सवाल और उस टर्मिनोलॉजी को जो यूज हो रही है प्रॉक्सी की, जब भी प्रॉक्सी का वर्ड यूज होता है तो प्रॉक्सी से मुराद लोग लेते हैं हमास को, हिजबुल्लाह को या हुसी को। लेकिन मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर हमास ग्रुप बना है तो ये हमास बना है अपने फिलिस्तीन की जमीन को आजाद करने के लिए, ना ईरान के इंटरेस्ट का डिफेंड करने के लिए। अगर हिजबुल्लाह बना है 1979 और उससे पहले वहां पर अमल नाम की एक मूवमेंट थी, तो ये बना है अपनी जमीन को आजाद करने के लिए, लुबनान से इसराइल को खदेड़ने के लिए, जो 1985 में उसने कामयाबी के साथ इसराइल को खदेड़ा था। अगर यमन के अंदर हुसी है तो वो लोग अपने इंटरेस्ट के लिए वहां पर लड़ रहे हैं। अगर हम वेस्टर्न मीडिया को पढ़ेंगे और अमेरिकन इंपीरियलिस्टी या कैपिटलिस्ट वाली थिंकिंग के साथ देखेंगे तो हमें ये प्रॉक्सी लग रहे हैं, क्योंकि ईरान उन लोगों को जो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, मजलूम होने की वजह से ईरान उनकी मदद करने का वादा करता और उनकी मदद करता और खुलकर मदद करता है। लेकिन ईरान की मदद की वजह से ये बने नहीं है।
ईरान की मदद ईरान इसलिए नहीं कर रहा है कि उसमें उसका इंटरेस्ट है, ईरान इसलिए उनकी मदद कर रहा है कि फिलिस्तीनी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी थी लेकिन ईरान लड़ रहा है, तो ये ईरान उनकी मदद कर रहा है। तो ये जो प्रॉक्सी का वर्ड यूज होता है, एक्चुअली मुझे लगता है कि ये इंसल्ट है हमास की, ये इंसल्ट है फिलिस्तीन के मूवमेंट की, जो 2 साल 7 अक्टूबर के बाद से और उसके बाद 1948 से और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम से चल रहा है। हिजबुल्ला जो अपने हित की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी जमीन को आजाद करने के लिए लड़ रहा है, तो उसको हम प्रॉक्सी नहीं कह सकते, वो अपने मूवमेंट के लिए लड़ रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।